नीतीश कुमार तो दलित महादलित कर कर हम लोग को पीठ में चाकू मारने का काम किया। और आरजेडी में सिर्फ यादव और मुस्लिम होते तो फिर जगता बाबू ऐसे हमारे योद्धा नहीं होते। सवर्ण के हत्या में हमको गिना दीजिए कि तेजस्वी जी वहां गए या उसका आवाज उठाए। दलितों को ठगने वाला पार्टी है। दलितों की बात करते हैं तो सवर्ण आयोग को बटाने का बात तेजस्वी क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं धरना पे बैठते? मनोज झा दलित की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि साधु पासवान जी आपसे आग्रह है तेजस्वी जी कभी जातिवादी नहीं करते। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। मैं भारत कहूंगा और आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जम्मू कश्मीर तक समझिएगा। मैं अगर भारत की एक रूपता कहूँगा तो एक तरफ दलितों का एक पूरा समाज और दूसरी तरफ सवर्णों का पूरा गुट, इसे भी समझिएगा। अगर मैं बिहार की राजनीति कहूँगा तो आप उसे जातिवाद समझिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। भारत लाइव में हमने आपको बहुत पहले ही कहा था कि बहुत जल्दी हम डिबेट शुरू करने जा रहे हैं। पंचनामा के आज के एपिसोड में आपको वो डिबेट देखने को मिलेगा जो आप अब तक देखने के लिए तरस रहे थे। आपने तस्वीरें देख ली हैं। मेरे दो तरफ दो शख्सियत बैठे हुए हैं। इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे लेफ्ट में जो शख्सियत है उनका नाम है आशुतोष झा, जो पीएसएस यानी परशुराम सेवा संस्थान और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। और मेरे राइट में जो शख्सियत है उनका नाम है अनिल कुमार साधु पासवान। ये अध्यक्ष हैं SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार आरजेडी के। और अब मैं वास्तविक जो कहा जा सकता है, जो कि कागज़ से अलग हट के परिचय होता है, वो दे देता हूँ। मेरे लेफ्ट में जो शख्सियत हैं ये सवर्णों के हितों के लिए, ब्राह्मणों के हितों के लिए काफ़ी दिनों से संघर्षरत है और नीतीश कुमार के थिंक टैंक के एक अभिन्न अंग हैं। और मेरे राइट में जो शख्सियत बैठे हुए हैं दलितों के पुराने चिंतक हैं, लगातार दलितों के हक के लिए लड़ते रहे हैं और अब तेजस्वी यादव में अपनी आस्था जताते हुए आरजेडी की कमान थामी है और वहाँ भी वही झंडा बुलंद कर रहे हैं जो इनके सर पर सजा हुआ है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं भगवा है, राइट में ब्लू वाली पगड़ी। डिबेट क्या है आप समझ रहे होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस विषय से जिस विषय के बारे में लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है। बिहार में जातिवाद की खपत और उपज दोनों ज़्यादा होती है, लेकिन किस तरीके से बिहार की राजनीति को ये प्रभावित करती है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि चुनाव का साल है, कोरोना की वजह से बिहार जरूर बेहाल है, लेकिन रंग अगर देखिएगा सारे नेताओं का तो बिल्कुल चोखा है। क्यों? क्योंकि चुनाव में अपनी सरकार बनानी है और ये तभी होगा जब जातिगत गणित बिहार का आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा। तेजस्वी यादव जो कि ट्रेडिशनली MY समीकरण अपने साथ रखते हैं, वो भी A to Z की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जिन लोगों ने खुद ही सत्ता की तरफ भेजा था उन्हीं का विरोधी उन्हें कहा जा रहा है। क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, इन दोनों से बात करने का शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहुंचेंगे सीधा आशुतोष झा जी के पास में। और एक बड़ा सवाल जो कि इनका उठता भी रहा है, तेजस्वी यादव पर आप सवाल खड़े करते हैं। तेजस्वी यादव सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वैसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां दलितों, शोषितों और यादवों की बात होती है। विपक्ष के कई चेहरे भी उन पर अब ये सवाल खड़े करने लगे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी खुद ही कहीं ना कहीं बिहार में शुरुआती के 5 साल के बाद से जो जातिगत राजनीति जिसके खिलाफ उन्होंने सत्ता हासिल की थी उसी के बीच में फंस कर रह गए हैं? देखिए, हमारा कहना है कि तेजस्वी जी पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि 2 दिन पहले मधुबनी में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष का बेटा का हत्या हो गया। वो इस पर एक शब्द नहीं बोले, उनके नोटिस में नहीं है। उससे पहले बाबूपाली में, कलवाही में एक विनोद झा और उसके बेटा को चाकू गोद के घायल कर दिया गया। दोनों को 11 बजे रात में एक बार नहीं बोले। सिवान में शेषनाथ द्विवेदी की हत्या हो जाती है, एक बार नहीं बोलते।
बेगूसराय में बीजेपी का वो भरद्वाज नेता मारा जाता है, एक बार नहीं बोलते। तो जब आप किसी सवर्ण की हत्या पर एक बार नहीं बोलते तो आप पर ये आरोप जायज होता है। और जब सिर्फ जादव की हत्या होगी तो बोलते हैं। दलित पर भी वो नहीं बोल रहे थे। दलित पर तो तब बोले हैं जब मांझी जी आवाज़ उठाए कि दलित पे क्यों नहीं गए हत्या में, तब वो गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनको उनसे ऊपर उठना चाहिए, वो युवा हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ विपक्ष का क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि वो किसी भी सवर्ण की हत्या पर आज तक नहीं बोले, उस पर मरहम नहीं लगाते हैं, तो आप राजनेता का अस्तित्व नहीं पा सकते। आप बिहार के मुख्यमंत्री का हाँ सबकी बात करनी होगी। मेरा कहना है, देखिए वो सबकी बात करते हैं, लेकिन अब उनके साथ क्या है कि नीतीश जी का मैं सिपाही हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि थिंक टैंकर हूँ जैसा आपकी परिभाषा किया, लेकिन मैं उस दल का एक सिपाही हूँ। हाँ ये ज़रूर है, मैं उसमें भी बेबाकी से कहता हूँ, उनके इर्द गिर्द एक दो जो लोग हैं ऐसे, वो उनको भ्रमित करते रहते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते। मतलब ये जो अब बिलीफ एक कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार से कुछ सवर्ण वोटर्स अलग हो गए हैं, कुछ खास जाति तो आएंगे ही नहीं। हाँ निश्चित, हम मानते हैं, हम भी चूँकि संगठन चलाते हैं, और ये कहने में हम पिछला भी इंटरव्यू में आपके सामने आए थे, हमारे कुछ तो पूछा गया था और हम बोले थे इस पर कि इसमें हो क्या रहा है ना कि वो कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट कर लिए हैं जिनका कि हमारे समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपको आपका समाज मानता ही नहीं है, जो मान लीजिए कि ब्राह्मणों का के लिए किसी स्तर पे एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते, हम तो तेजस्वी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके भी साथ जो हैं जिनको वो बहुत सुपर प्रोड्यूस करते हैं कि ये ब्राह्मणों के बहुत बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने नहीं कहा एक बार भी ब्राह्मणों की हत्या पर, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। तो जब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने भी नहीं उठाया तो इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लोग भी, चूँकि नीतीश कुमार तो जल्दी बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार के नेता बोलते हैं, स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, तो जो उनके ब्राह्मण प्रतिनिधित्व में मंत्री हैं वो नहीं बोलते हैं, इसलिए आप वो आरोप लगा पा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं जो नेताओं को स्थान दिया गया वो नहीं बोल पा रहे। संजय झा भी वहीं है कहीं ना कहीं। आपके पास आ रहे हैं, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सो तो लगाए ही हैं। दो आरोप और आप पर शुरू से लगता आया है, और एक तत्कालीन आरोप जो आपके ही सहयोगी हम के दानिश रिजवान ने लगाया था, मुसलमान मारे जाते हैं तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, दलित मारे जाते हैं तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, केवल यादवों अगर हत्या होती है गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव आ जाते हैं। एक और मैं वाकया याद दिलाना चाहूँगा कि शिवानंद तिवारी ने भी सार्वजनिक मंच से तेजस्वी के सामने ये बात कह दी थी कि 4-5 यादवों से घिरे रहने से तेजस्वी बड़े नेता नहीं होंगे। क्या कहना? देखिए, सर्वप्रथम हमारे जो विद्वान साथी अभी तेजस्वी जी पर जो आरोप लगा रहे थे वो सरासर निराधार है। देखिए, भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। बाग का माली वही अच्छा होता है जो सभी जाति धर्म को लेकर साथ चले। सिर्फ एक फूल फूले खिले और बाकी फूल मुरझा जाए तो वो बगीचा का माली बेईमान होता है। और तेजस्वी जी ने जब से उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता के रूप में स्थापित हुए, जब से उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा, जहाँ तक मुझे याद है कि तेजस्वी जी के पार्टी आरजेडी के बारे में लोग आरोप लगाते थे कि आरजेडी सिर्फ एमओवाई का है, लेकिन तेजस्वी जी खुद मेरे ही सामने नहीं बल्कि प्रेस के सामने भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सिर्फ एमओवाई का समीकरण नहीं बल्कि हमारे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आरजेडी है और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए तेजस्वी पैदा हुआ है। अब हमारे दल में सिर्फ दलित ही नहीं है, सिर्फ वो यादवी समाज के नहीं हैं, शिवानंद तिवारी ऐसे हमारे यहाँ विद्वान नेता हैं,
रघुवंश बाबू ऐसे हैं, आरोप तो वही लोग जगता लगा बाबू ऐसे हैं, सब आपको मनोज झा जी ऐसे लोग हैं। तो यदि तेजस्वी जी की पार्टी और आरजेडी में सिर्फ यादव और मुस्लिम होते तो फिर जगता बाबू ऐसे हमारे योद्धा नहीं होते, रघुवंश बाबू ऐसा योद्धा नहीं होते, शिवानंद तिवारी ऐसा और मनोज झा जी ऐसा योद्धा नहीं होते। इसलिए हमारी जो पार्टी है, जो हमारी आरजेडी पार्टी है, ये सभी जाति धर्म के लोगों का है। और चाहे मैं तो कह दिया कि हमारा जो तेजस्वी यादव जी हैं वो बगीचा का माली हैं और बहुत ही खूबसूरत माली हैं। बगीचे की माली के बारे में चर्चा की और ये भी कहा कि अगर माली एक फूल पर ज़्यादा ध्यान दे तो बाकी फूल मुरझा सकते हैं। सेम आरोप तो तेजस्वी यादव पर इन्होंने लगाया है, सेम आरोप तो लगाया है। निश्चित हम कह रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं शिवानंद तिवारी और मनोज झा का, वो जनेऊ तोड़ करके फेंकते हैं, ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो। नहीं मैं 110% मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी नेशनल पार्टी है पूरे देश में या क्षेत्रीय पार्टी है, कोई नाम बतावे कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन है, चाहे वो कोई भी नेशनल पार्टी हो। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है? लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने अपने आरजेडी में, अपने पार्टी में 17% दलितों के लिए आरक्षण रखा निजी क्षेत्र में और 27% अति पिछड़ा के लिए उन्होंने आरक्षण धरा है। और जितने भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू है, ये सब दलितों को ठगने वाला पार्टी है माँ, और चाहे पिछड़ा को ये लोग मूर्ख बनाने वाला पार्टी है। बिहार में एक पार्टी है, वो आरजेडी है, तेजस्वी यादव सभी समाज, सभी जाति धर्म के नेता हैं। और निश्चित तौर पर मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि जो इस बार विधानसभा चुनाव होंगे, अनिल साधु पासवान तेजस्वी का हनुमान है। गोपालगंज और सिंधुआरी में जो भी डिफरेंस हुआ था, मैं एक बात बताता हूँ, ये बोलते हैं कि तेजस्वी जी ऐसा बोलते हैं, तो कथनी और करनी में अंतर क्यों है? दिखता क्यों नहीं कि आप ब्राह्मणों की हत्या पर आवाज? गोपालगंज और सिंधुआरी दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं। सिंधुआरी तेजस्वी यादव नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन गोपालगंज जाने की बड़ी बेचैनी थी उन्हें। अब आपका जो आरोप है हमारे मित्र का, नहीं, हमारे मित्र का आरोप है कि सिर्फ तेजस्वी यादव, जहाँ यादव की हत्या होती है वहाँ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पासवान की एक हत्या हुई दलित की विक्रम में, तेजस्वी यादव जी के मेरे साथ, हम लोग गए साथ में। उसी तरह अंदौली में, मधुबनी में जिस तरह एक दलित महिला लड़की के साथ वह ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया, वहाँ एक शिष्टमंडल अनिल कुमार साधु के नेतृत्व में वहाँ जाने का काम किया। वही मोकामा में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया, अनिल साधु, आरजेडी ने वहाँ अनिल साधु को भेजने का काम किया। इसलिए जो हमारी पार्टी है, हमारा जो नेता है, आज लालू प्रसाद यादव जी आज नहीं होते तो आज दलित सामने कुर्सी पर बैठता नहीं, आज अति पिछड़ा उसका कभी बैठता नहीं कुर्सी पर। इसलिए हमारी पार्टी, अभी आप एक देश में पार्टी है लोजपा पार्टी है, उसको लोग कहते हैं दलित की पार्टी है। और मैं तो कहते ससुर जी की पार्टी नहीं, मैं ठीक है, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पारिवारिक मनभेद नहीं है। लेकिन चिराग जी से पारिवारिक मनभेद है सर। चिराग हमारा छोटा अनुज है, ठीक है, वो राजनीतिक में हम उनको डांटते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति डांटता है वो उतना प्यार भी करता है। लेकिन तेजस्वी जी, ये चिराग जो है, चिराग से, आदरणीय पासवान जी से हमारा नियत, नीति और सिद्धांत की लड़ाई है। और जहाँ तक बात है कि आरजेडी का, अभी आरजेडी में 14 गो अभी शेड्यूल कास्ट का एमएलए है वर्तमान में, जिसमें 5 एमएलए पासवान है और बाकी हमारे महादलित के लोग हैं। और लोजपा से पूछिए कि उनके यहाँ कितना दलित है, उनके यहाँ, उनके परिवार को छोड़कर। वापस आऊंगा पे। अब कुछ कठिन सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहूँगा, दोनों व्यक्तियों से सवाल है। पहले मैं आपकी तरफ से शुरुआत करता हूँ। राजद की बात मैं कर लूँ। राजद ने अब तक जितने सवर्ण नेताओं को स्थान दिया, मैं नाम थोड़ा थोड़ा लेना चाहूँगा। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज झा राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रघुवंश प्रसाद कहीं ना कहीं पार्टी के एक बड़े नेता हैं। अगर हम देखें कि कुछ लोग पहले एक सीट मिली थी राज्यसभा की, वो भी एडी सिंह भूमिहार प्रजाति साथ उन्हें दे दिया था। अब क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि वो जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है, इन्होंने जितना गिनाया इसमें एक बार भी नहीं बोला कि उस ब्राह्मण का हत्या हुआ वहाँ गए तेजस्वी जी, उस राजपूत का हत्या हुआ वहाँ गए, उस भूमिहार की हत्या हुई वहाँ गए, कृष्णा शाही का मर्डर हुआ था, 3 साल आया था मिलने तो मिले नहीं वो, उनकी पत्नी चिक चिक के कह रही है कि हम गए थे तो भगा दिया हमको। उसके बाद आप कहते हैं A to Z की पार्टी, आरजेडी, अरे नहीं आप A to Z कहते हैं, आप दलित का बात करिए, लेकिन सवर्णों की पार्टी नहीं है। नहीं, सवर्णों में मैं कह रहा हूं कि एक भी सवर्ण के हत्या में हमको गिना दीजिए कि तेजस्वी जी वहां गए या उसका आवाज उठाए। आज मैं कह रहा हूं ना कि तेजस्वी यादव जी के दिल में, तेजस्वी यादव जी के दिल में ऊंची जाति के लिए जगह है जितना दलितों और पिछड़ों के लिए। आज सुनिए, आज बनवासी समाज के लोग कुछ तेजस्वी यादव पर कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, लालू यादव कहे थे। मैं तो कहता हूं कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो कभी नहीं कहा था। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि बताइए ना कि एक भी सवर्णों के हत्या में तेजस्वी यादव गए हो तो बताइए। अरे आपको क्यों नहीं जा, आपको याद नहीं है? अभी आपका पासवान ने मधवापुर में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के बेटा को गोली मारा है, क्या कहते हैं, वो अन्याय है या नहीं है? आप पहले बताएं। अरे जिस पार्टी से आप आते हैं, जिस पार्टी से आप आते हैं, नीतीश कुमार तो दलित महादलित कर हम लोग को पीठ में चाकू मारने का काम किया। आप क्या बात करते हैं? एक सवाल बनता है, एक सवाल करिए। मैं कह रहा हूँ सवर्णों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दलित का पार्टी एक सवाल है। सवर्णों का रिप्रेजेंट आरजेडी नहीं कर पा रहा है। एक सवाल है। नहीं पार्टी करती तो आज वो राज्यसभा में जो एडी सिंह जी गए तो आज उनको नहीं देते, किसी दलित को टिकट देते हैं। एकदम आपका सही सवाल है, कहीं ना कहीं सही सवाल है। उनको आरजेडी का प्राथमिक सदस्य नहीं थे और विधायक भी बोल रहे थे कि हम लोग जानते तक नहीं है कि आरजेडी का वर्कर है। पार्टी चलाने के लिए फंड दें तो भूमिहार कोटा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये भी विरोधाभास है। अगर राजद अगर टिकट देती है सवर्णों को तो आरोप लगता है कि टिकट बेच दिया, और अगर नहीं देती है तो नहीं दिया। राजन तिवारी से अलग हो गए। हाँ, राजन तिवारी इतना दिन से काम किए, उनको कहा गया था कि आपको हम टिकट देंगे बेतिया का, क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं दिए? अब ऐसा है, राजन तिवारी जी हमारे मित्र भी हैं, है ना, लेकिन राजन तिवारी जी काफ़ी वफादार सिपाही थे। राजन तिवारी से हमारा कोई मतलब कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक हमारे आरजेडी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्णों का ये टिकट नहीं देते थे, कि एडी सिंह को कैसे दिए, कैसे मनोज झा को? नहीं, गलत बात है, ये आरोप बेबुनियाद है। मनोज झा जी साक्षी गवाही हैं, मनोज झा जी से पूछ लीजिए आज। नहीं, क्यों नहीं? वाह 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 वाह। मेरे कुछ सवाल है। दर्शक नहीं सुन पाएंगे। माइक मेरे पास है, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जो ब्राह्मण को गाली पड़ता है। जी, आपसे सवाल है आशुतोष से। जो दलित की बात करेगा, माइक मेरे पास है, मनोज झा दलित की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि साधु पासवान जी आपसे आग्रह है, दलित की बात करता है। देखिए, जो स्टूडियो है हमारा, ये भारत पाकिस्तान का एकदम लगता है कि बॉर्डर बन गया है, और दोनों तरफ से ऐसी गोलियां चल रही हैं कि बीच में अगर कोई आम नागरिक भी जा रहा हो तो वो भी मर जाएगा। लेकिन जवाब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा डिबेट दोबारा होगा नहीं। मुझे पता है कि ये दोनों व्यक्तियों को कितने बांध कर लाया गया है यहाँ पे। पहले तो आशुतोष जी आपसे मेरा सवाल है, मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे पहले सुनिए और फिर बताइएगा इसका जवाब। नीतीश कुमार जी पर सीधा आरोप, आपने तेजस्वी पर बहुत आरोप लगाए, बहुत जवाब इन्होंने दिया। नीतीश जी पर सीधा आरोप लग रहा है, पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी 15 सालों में कुर्मी जाति की पार्टी हो गई है, जिसका वोट परसेंट भी नहीं है बिहार में। आप वोट लेते हैं सवर्णों का, आप भाजपा की पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब देना होता है स्थान तो या तो अशोक चौधरी को दीजिएगा या आरसीपी सिंह को पावर दीजिएगा। और अगर आप दलित और ब्राह्मण नेताओं की बात भी करिए कहीं ना कहीं, तो आप ऐसे नेता को लेकर आइएगा जो बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होकर आते हैं, या राज्यसभा भेजकर आप कैसा कीजिए। देखिए, हमारा कहना है कि अब नीतीश कुमार जी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो दलित की राजनीति, तो मुझे दलित की राजनीति से घृणा नहीं है।
अशोक चौधरी को वो बड़ा बना रहे हैं, उससे हम लोगों को कतई दिक्कत नहीं है। आरसीपी सिन्हा को वो प्रमोट करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर थे, वो त्याग करके आए पार्टी में और राजनीति स्वीकार किया अपना नौकरी आईएएस का छोड़ के, तो उनको वो प्रमोट करते हैं। हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। और हम लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दलित की राजनीति को प्रमोट करना, जैसा इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलित का बात करता है तो हमको खराब लगता है, एकदम नहीं। ब्राह्मणों ने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बिठाया, ये इतिहास है। दधीची अपना हड्डी दान दे करके राष्ट्र निर्माण करता है। ब्राह्मण सर्वदिन सर्वे भवन्तु सुखिनः का राजनीति करते हैं। जो बायस हो करके, जिनकी विकृति सोच है या मानसिकता उल्टी है, वो अपना जो कर लें। वो दलित नेता जो भी अपने राजनीति भुजाने के लिए जो समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हों, हम लोग ब्राह्मण होकर के हम लोग सभी का खोटसो वर्ण, सभी को अपने खोटसो संस्कार में राहत देने का, रोजगार देने का काम किया है। हम लोग वाल्मीकि को पूछते हैं जो अति पिछड़ा है, हम लोग वेदव्यास को पूछते हैं जो शूद्र है। कैसे आरोप लगा? साधु जी, एक बड़ा सवाल जो इनसे मैंने किया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जवाब से, मैं आपसे जवाब देना चाहूँगा। जो मैंने आरोप अब तक लगाया है नीतीश कुमार पर, जो बातें चल रही हैं कि कुर्मी जाति की पार्टी हो गई, वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम कालांतर में देखते हैं तो मांझी जी उस पार्टी से अलग हुए हैं, हम देखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी से अलग हुए हैं, हमने देखा है कैसे अशोक चौधरी बाहर से आते हैं तो सबसे ऊपर पायदान पर चले जाते हैं, और उस पार्टी के कई सवर्ण नेताओं को हमने देखा है कि आज रोड पर धूल फाक रहे कहीं ना कहीं, और ये साबित कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के करीबी हो सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है। देखिए, ये नीतीश कुमार की पार्टी का मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये पक्के 110% दलित विरोधी हैं। ये मैं अभी तक पूरे बिहार में जो आंकड़ा देखेंगे, जो इनके राज्य में शराब जो बंद हुआ, तो पूरे बिहार में जो आंकड़ा देखेंगे तो 8.5-9 लाख से ऊपर अभी सिर्फ दलित बंद हैं जेलों में। अभी जो भी बिहार के जितने भी हमारे कल्याण छात्रावास हैं, वो कल्याण छात्रावास में मुझे घूमने का मौका मिला, और मैं बीच में मैं कल्याण छात्रावास में जाते रहता हूँ। दलितों के जो कल्याण छात्रावास है, वहाँ पे अभी भी जो हमारे बच्चे हैं वो कीड़े मकोड़े की तरह भी रह रहे हैं। अभी तक अभी हमारा जो बैकलॉग है, 7.5 लाख बैकलॉग, नीतीश जी 15 साल हो गए बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए, अभी हमारा 15 साल बैकलॉग अभी इन्होंने नहीं भरा। और इनका आंकड़ा उठा के देखिए ना, बिहार सरकार में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग कलेक्टर हैं, कितने। मैं तो नीतीश जी को तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग अभी जिला में एसपी हैं, उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इस बार नीतीश जी के राज में इस बार जितना इस बार मतलब क्रिमिनल हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं जितना हुआ, शायद 15 साल के राज में इतने हत्याएं नहीं हुआ। आरोप लगा रहे हैं कि हत्याएं ज़्यादा हुई हैं नीतीश कुमार जी के, और राजनीतिक हत्याएं ज़्यादा हुई हैं। देखिए, हत्या हुई है, हत्या नरसंहार नहीं हुआ है, सैकड़ों लोग नहीं मारे गए एक साथ, और जातीय रंग नहीं पकड़ा आज तक, सांप्रदायिक द्वेष नहीं हुआ। हाँ, अपराध हुआ है तो अपराध हुआ है, नहीं अपराध हुआ है तो अपराध में किसी को ना बचाया जाता है ना किसी को फंसाया जाता है। पुलिस अपना काम करती है। डीजीपी महोदय भी लाइव आकर के सारा बात बोल चुके हैं कि यदि कोई एक प्रूफ भी दे दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। आशुतोष जी, ना किसी को बचाना ना किसी को फंसाना। आशुतोष जी, ये सब नीतीश जी किसको फंसाते नहीं फंसाते हैं वो पूरा बिहार के लोगों को पता है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अमीर दास आयोग, जो दलितों का जो आयोग था, वो क्यों बंद कर दिए। मैं नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं, सुशील कुमार मोदी जी बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, वो अपराधी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं। कभी पितृमाक्ष के मेला के बाद अपहरण, डकैती और लूटपाट हुई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी का ये बयान कितना समय ये तो उनको इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दा पर। एक और सवाल है, हमने देखा है कि जातिगत राजनीति का संघर्ष तो शुरू हुआ ही है बिहार की राजनीति में। एक और बड़ी बात हुई है कि सारे दलित नेताओं को जदयू अपने पाले में करने के लिए एक नई मीटिंग की रणनीति भी आप लोगों ने बनाई है। श्याम रजक सभी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन राजद के लोग नहीं जा रहे हैं उसमें। देखिए, इस पर हम इसलिए नहीं कुछ बोलेंगे कि वो हम सिर्फ ब्राह्मण कभी भी जो है वो सिर्फ दलित की, जादव की, कुर्मी की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। वो अखंड राजनीति में विश्वास करता है, और वो चाणक्य की नीति है। आप जो
बुलाया जाता है, आप दलितों के बड़े चिंतक बनते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। और लेकिन जब बुलाया जाता है मीटिंग श्याम रजक के द्वारा, मांझी पहुंच रहे हैं, सब कोई पहुंच रहा है, आपके विधायक नहीं पहुंचे, तेजस्वी जी रोक देते हैं उनको जाने से? देखिए, अपनी डफली अपनी राज। इस देश में एक दलित आंदोलन की ज़रूरत है, और ये दलित आंदोलन कैसे होगा? ये निश्चित तौर पर जो सामाजिक न्याय का रखवाला होगा, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाला होगा, जो सामाजिक न्याय के लोगों को, जो अंतिम पदान के लोग हैं, जो पीछे बैठे हैं, उसका रखवाला एक शख्स व्यक्ति हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जी हैं। यदि कोई दलितों के नाम पर यदि कोई कहता तो घरियालू आंसू बहा रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि अभी तक नीतीश जी कहते हैं कि हम दलित का नेता हैं, आप कहते हैं कि वो उनके बगल में कौन बैठते हैं? अशोक चौधरी जी। आप कहते हैं कि उनके बगल में जो कभी जीताराम मांझी ऐसे लोग बैठते थे, तो जीताराम मांझी को अपमान कर किसने के अपमान का कुर्सी छीन लेना किसका काम किया? कौन काम किया? वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। वो भी तो सम्मान नहीं दे रहे हैं ना, कैसे? बार बार तब मांझी जी के आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पर, खुद ही उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दलितों के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। कैसे नहीं सोचते हैं? दलित तेजस्वी यादव जी का पैदाइश से हुआ है दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए, और ऊंची जाति के जो वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए कि रक्षा करने वाला तेजस्वी यादव जी अब इस धरती पर आ गए हैं। तेजस्वी जी कभी जातिवादी नहीं करते हैं। नहीं, आज कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी ने भी ये आग्रह किया है कि सारे आपने नहीं भेजा अपने विधायकों को, तो उन्होंने आग्रह किया कि सारे विधायकों को, सारे दलित नेताओं को एक जगह आना चाहिए ताकि तभी ना समाज की बात कर पाइएगा, तो फिर तब भी आप नहीं भेज रहे हैं। देखिए, मुझे हंसी आती है आदरणीय पासवान जी के बयान पर। उनका बयान आया था, मैं भी देखा था कि सभी विपक्ष के और सभी साथी को एक होना चाहिए आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन मुझे हंसी आती है। आदरणीय रामविलास जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रामविलास जी आप बताइए, एक मुंह से हंसीएगा और एक मुंह से रोइएगा भी। मैं देहात में जो कहावत है कि बेटुओ मीठा और भतरो मीठा, कसम केकरा लगा के खाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय पासवान जी से, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, आज जब से आदरणीय पासवान जी राजनीतिक में कदम रखे, 8 बार माननीय 8 बार प्रधानमंत्री के कैबिनेट में उन्होंने काम किया, 8 बार। और अपोजिशन लीडर इनके समय में देवगौड़ा जी के समय में हुआ करते थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय रामविलास जी से कि अभी तक दलितों के आज 9वीं सूची में शामिल क्यों नहीं हुआ? 9वीं सूची में शामिल उन्होंने क्यों नहीं किया? 2 अप्रैल 17 को पूरे बहुजन के लोग सड़क पर उतरे थे आरक्षण के मुद्दा पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के खिलाफ। जब हम लोग पूरे देश में बहुजन के लोग सड़क पर उतरे, उस समय रामविलास पासवान जी बीजेपी से इस्तीफा क्यों नहीं दिए? बीजेपी से इस्तीफा देकर यदि बहुजन के लोगों के समर्थन में आ जाते तो आज रामविलास पासवान जी दलितों का रक्षक कहलाते। लेकिन मैं कहता हूं, खत्म हो गई है क्या? मतलब अब चेहरे पे राजनीति नहीं करता? नहीं, रामविलास पासवान जी जो दलितों का रक्षक था, वह दलितों का बहुत बड़ा भक्षक बन बैठा है। आपके एनडीए के रामविलास पासवान जी, अब आपके साथ है तो आप ही के कहे जाएंगे, उन पर आरोप ये भी लगा रहे हैं, उन पर आरोप अब लग भी रहा है इन जनरल, बेटे को प्रमोट करते हैं लेकिन दलितों के लिए कुछ करते नहीं है। इस बात से तो इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारा एनडीए, यदि आप एनडीए को कहते हैं तो एनडीए में सबसे मुख्य पार्टी है भाजपा, और भाजपा वंशवाद की राजनीति को कभी प्रमोट नहीं करता है, और रामविलास जी वंशवाद की राजनीति करते हैं, सब जानते हैं। ये कहने में हमको कहीं गुरेज नहीं है। और मैं एक बात अपने साथी नेताजी को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग अप्रैल में आरक्षण के मुद्दे पे नहीं उतरे थे। SC/ST एक्ट का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, आप उसके लिए उतरे थे। हाँ, सही बात है। तो हमारा क्या है कि आपके डिबेट जो भी पंचनामा है, उसका जो मुख्य मकसद है वो है दलित अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा उससे ऊपर उठता हूँ, क्योंकि आप ही कहते हैं कि ऊँची जाति, हम नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, अभी 5 बार बोले हैं ऊंची जाति, तो ऊंची जाति का सोच भी ऊंचा होता है, पक्का। हम सबको लेके चलते, हम कहते हैं कि हाँ, महादलित आयोग नहीं बना है, आपको उस पर आवाज़ उठाना चाहिए, आप पीछे हैं, उठाइए। आप समावेश की हम कह रहे हैं आपको उठाना चाहिए कि महादलित आयोग क्यों नहीं बना है,
आपका नहीं है आज। अति पिछड़ा अमीर दास आयोग नीतीश कुमार जी क्यों भंग किए? जो लालू आदरणीय लालू जी ने अमीर दास आयोग बनाया थे, इसलिए हमको आने दीजिए। सवर्ण आयोग भी नहीं बना। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं महादलित की बात करता हूँ। आपको भी बोलना चाहिए सवर्ण आयोग क्यों नहीं बना। सवर्ण आयोग भी तो नहीं बनाया बिहार में। नहीं, मैं साधु पासवान जी, ये महादलित आयोग की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग नहीं बनाया। कई नेता अब तक संघर्ष करते रहे हैं। मैं सुनिए, वंचित की बात आप कर रहे हैं, नहीं, सवर्ण में वंचितों की बात करते हैं तो सवर्ण आयोग को बताने का बात तेजस्वी क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं धरना पे बैठते हैं? तेजस्वी यादव को अगर सवर्ण समाज आपके साथ है, आपने उन्हें स्थान भी दिया है, एडी सिंह हो या नाम तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्या तेजस्वी यादव सवर्ण आयोग का साथ देंगे? निश्चित तौर पर मैं तो नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं विपक्ष के से होने के नाते कि सवर्ण आयोग यहां बनाया जाए और जो अभी अमीर दास आयोग जो भंग कर दिए हैं उसको भी स्थापित किया जाए। हम कर रहे हैं तो तेजस्वी को कहिए ना बोलने। नेता आपके तेजस्वी है ना, अब तेजस्वी को कहिए ना मांग करने। ऐसा नहीं होता है। मंच से इन्होंने आज तो आपके सामने कह दिया कि ये मांग करेंगे। आप मांग कीजिए तेजस्वी से कि आप ये मुद्दा उठाइए। आपने मांग की है आज तक? हम किया है। हमारा कितना है माने महादलित के जो माने क्या कहते हैं वो जो राम वर्ग आते हैं, ठीक है, उन्होंने जब लिखा था तो हम अखबार में स्टेटमेंट दिए थे कि इनकी जो जातीय मांग है कि महादलित आयोग बनना चाहिए, उसका समर्थन ब्राह्मण महासभा करती है। वो अखबार का कॉपी है मेरे पास। शुरुआत ये डिबेट हुआ था कि दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। अब देखिए, इनके लिए आयोग ये मांग रहे हैं और इनके लिए आयोग ये मांग रहे हैं। महादलित आयोग संविधान में है ही नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति महादलित किसने बनाया? नीतीश कुमार जी तो अपने फायदा के लिए बनाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, स्वर्ण आयोग की बात करते हैं कि तेजस्वी जी मांग करें, ठीक है। 15 साल राज किसका रहा? एनडीए का रहा, डबल इंजन की रहा। तो नहीं 15 साल मेरा था। उस 15 जिस तरह बीजेपी कांग्रेस को भय दिखा रही है 70 साल, तो 5-10 साल में आपने क्या किया? एनडीए के लोग से को जवाब देना चाहिए। उसी तरह ये नीतीश जी 15 साल पहले के बैक टू पेबिल जा रहे हैं, पीछे का। लेकिन आप 15 साल में आप क्या किए? नीतीश जी जवाब दे। 15 अभी तक स्वर्ण आयोग नीतीश कुमार क्यों नहीं बनाए? तब इसका मतलब नीतीश कुमार ऊंची जाति का विरोधी है। कहीं ना कहीं देखिए, सवाल तो आपके ऊपर घूम कर आ रहा है। आप भी उनके साथ रहे हैं, आपने खुद कहा कि आपने भी आंदोलन किया, लेकिन आपकी ही बात जब नहीं सुन रहे तो बाकी वालों की बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपके ही चैनल पर, याद होगा आपको, हम इससे पिछला आए थे तो हम अपने ही सरकार पे प्रहार किए थे। जायज मांगों पे मैं रहता हूँ, मैं वो राजनीति नहीं करता हूँ, या हमारी पूरी संगठन वो राजनीति नहीं करती है, ठीक है, कि कथनी और करनी में अंतर हो। हम वो मांग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं हमने आपको कहा। और इस डिबेट में भी हम एक बार इसको लाए थे कि उनके साथ जो सवर्ण नेता हैं वो उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। सवर्ण के सेंटिमेंट को, सवर्ण का सेंटिमेंट एक तरफ देखिए, बड़ा विचित्र है ये डिबेट। ये इन्होंने सीधे तौर पर अपने सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जो दलित नेता बनते हैं या हैं, उन पर आरोप लगा। इन्होंने भी अपने सारे नेताओं पर, जो बड़े हैं सवर्ण नेता बिहार के, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी बनने नहीं दिया। अब इस डिबेट को अंतिम चरण और सबसे सीरियस चरण पर लेकर आ रहा हूँ। बात अब प्रवासी मजदूरों की होगी। कोरोना का काल चल रहा है, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। सत्ता पक्ष रोजगार के मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी और विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर ही सत्ता से विफल हुई थी। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार की बात कर दी है। बात बड़ी ये भी है कि अब तक जितने भी लोग आए हैं, सरकार कहती है कि 30-40 लाख लोग आए हैं। इनकी जात और इनके जमात के बारे में किसी को पता नहीं है स्पष्ट, लेकिन आंकड़ा ये है कि अगर ये वोटर बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष की तरफ एक तरफ अगर मुड़ जाते हैं तो सत्ताधारी विपक्ष हो सकते हैं और विपक्ष सत्ता में आ सकती है। तो इस मुद्दे पर अंतिम जो सवाल है, मैं दोनों तरफ एक सवाल लूँगा। पहले मैं साधु पासवान जी के पास आना चाहूँगा। 30 लाख वोटर हैं कम से कम जो आए हैं, किस समाज के नहीं पता, लेकिन अगर ये आपको वोट देते हैं तो आपकी सरकार बननी तय हो जाएगी। इस परिस्थिति में आप इन लोगों को कैसे लुभाइएगा? और ये जो समावेश की राजनीति, सभी की बात करने की बात हो रही है, इसे कैसे निभाइएगा? देखिए, जहाँ तक वोट देने की ये चिंता है,
ये नीतीश कुमार को वोट की चिंता होगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को चिंता है कि जो भी हमारे जो बिहार के मजदूर हैं, जो हमारे बिहार के नौजवान छात्र हैं, तो उनको कैसे रोजी रोटी बिहार में मिले। हमारी अभी एक ही चिंता है कि बिहार में कैसे रोजी रोटी मजदूरों का मिले, हम सभी समाज के लोगों को। और नीतीश कुमार के वोट की चिंता हो सकती है। यही नीतीश कुमार जी क्या बोले थे, मजदूर को गाली दे रहे थे, आपके सभी चैनल पे चला था कि मैं, और यहाँ के जो नीतीश जी के जो सरकार के जो वफादार सब यहाँ के जो अफसर हैं, उन्होंने क्या लिखा था कि अप्रवासी बिहारी को आने से कोरोना का बढ़ गया। मतलब मजदूर को वो अप्रवासी बता रहे हैं, बिहार के लोगों को। हाँ, और जिस समय इन्हें शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार जी को, जो कि दिल्ली में वोट मांगे थे कि मैं बिहार का बेटा हूँ। आज हमारा भाई मजदूर और हमारा जो नौजवान छात्र है, भूखे प्यासे 1 महीना रह गया विभिन्न प्रदेशों में, और ये लाने से कतरा रहे थे। नीतीश कुमार जी को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। सेम सवाल है, आपसे संदर्भ थोड़ा बदल जाएगा। ये जो लोग बाहर से आए हैं, ऑब्वियसली इसमें दलित, वंचित, शोषित, सवर्ण सभी होंगे। एक बड़ा वोट वर्ग है। अगर हम बात करें तो सभी विषयों और वर्गों की बात होती है। लोग कहते हैं दलित का वोट हमारे पास है, कोई कहता है यादव वोट हमारे पास है, लेकिन ये मजदूर और वंचितों का वोट किसके पास है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ऊंची आवाज़ में नीतीश कुमार को ये कह देना कि वो गाली पढ़ते हैं, उनके शब्द में आज तक अपशब्द तो रहा ही नहीं उनके भाषण में। ये सब जनता, बिहार की जनता जानती है, मर्यादा रही है। अपने जो प्रवक्ता हैं उनसे लालू का तीसरा बेटा और भी बातें कहवाते रहते हैं, बिलो द बेल्ट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये माननीय नीतीश कुमार पर ये आरोप लगाएं कि वो गाली पर है, तो मैं उसको खंडन करता हूँ कि वो सब समझता है कि ये माने सफ़ेद झूठ है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर दिखाया गया कि नीतीश कुमार ने बिहार के मजदूरों को क्या बोला। उनके अफसर ये लिख के दिए, अभी हमारे मोबाइल में होगा भी, उन्होंने लिख के दिया से बिहारी उनसे कोरोना फैलेगा। अलग चीज़ है वो स्टेटमेंट। अरे कोरोना फैलेगा, अरे भैया ठीक है, उस चिट्ठी का खंडन भी हुआ, सब लोग जानते हैं। नहीं, फिर देखिए, ऊंची आवाज़ में बोलना हम लोगों की शख्सियत में नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं और मजबूती से रखते हैं, उसमें कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए आपको। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रवासी मजदूर जिसको कह लीजिए, जो हमारे ही मजदूर हैं, भाई हैं, जिसको आपने जिस क्वेश्चन में पूछा है मैं उसी क्वेश्चन में जवाब दे रहा हूँ। तो वो लोग के लिए जितना क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था किया, आइसोलेशन का व्यवस्था किया, उनके सबका पंजीयन हुआ है, बजाबते श्रम नियोजन से उनके पूरे स्किल्ड की स्क्रूटनिंग की जा रही है। और उसकी चिंता मत कीजिए, प्रवासी जो भी आए हैं मजदूर हमारे, उन सबकी रोजगार की व्यवस्था अभी ही हो रही है। और वो सारे वोट एनडीए को पढ़ने वाले, कोई चिंता नहीं है हम लोगों को कि वो वोट कहीं जा रहे हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वोट मान लीजिए आपको पढ़ भी जाते हैं, अपनी बात मनवा लीजिएगा अपने समाज की। नहीं, हमारा कहना है, हम ये कहे कि देखिए, यहाँ फिर समाज की बात नहीं थी, यहाँ आपने कहा जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, जो 30 लाख का आंटा किया, आपने उसका क्वेश्चन किया था। रही बात हमारे समाज की, तो हमारे समाज में ये तय है कि एनडीए को ही हमारा समाज वोट देता आया है अब तक 15 साल। और हमारे सवर्ण समाज के प्रति जो नफरत और दुर्भावना का भाव आरजेडी के साथ रहा है सब दिन से, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं 15 साल से सत्ता से हट के। एकदम अंतिम सवाल है, एकदम अंतिम सवाल, बहुत तेज़ी से चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखिए और एक दूसरे की बात न काटिए। अंतिम सवाल है, इन्होंने एक बात कही है, उस बात पे आप बहुत आतुर होंगे बोलने के लिए कि सवर्ण समाज शुरू से ही एनडीए को वोट करता रहा है, बंद हुआ है क्या? देखिए, वोट कोई भी समाज, जाति, धर्म के लोग किधर से करे, किधर भी करे, उससे हमें नहीं है। लेकिन सवाल है यहाँ के बिहार में कि मैं उद्योग कैसे लगेंगे। बिहार के नौजवान दूसरे राज्य में ना पढ़ने ना जाकर बिहार में कैसे पढ़ेंगे। बिहार के मजदूर को यहाँ रोजगार गारंटी कैसे होगा, मेन चिंता यहाँ है। और इन्होंने अभी कहा कि 15 साल में नीतीश कुमार जी एक भी सुई का कारखाना यदि खोले होंगे तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। हमने इन सब विषयों पर बात कर ली है। मेरा सवाल एक बार फिर समझिए। महनार में स्टील फैक्ट्री लगना था। रामविलास पासवान जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे स्टील विभाग का। रामविलास पासवान जी नीतीश कुमार से लिखित कहा कि ज़मीन दीजिए, मैं यहाँ स्टील फैक्ट्री खोलूँगा। आज तक नीतीश कुमार जी
जमीन मैं पुनः आपने भी बात रख ली, विकास की कैसे बात करते हैं? मेरे सवाल को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा और उसका जवाब दीजिए। जो सवर्ण समाज कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि वो भाजपा और एनडीए के साथ है, उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो कि अब वहाँ काफ़ी खपा हैं, आपके साथ आएंगे तो क्या आप उन्हें बराबरी का स्थान देंगे? देखिए, स्वर्ण समाज हो या दलित हो या पिछड़ा हो, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का नहीं है। यदि कोई सोचते हैं कि हमारा वोटर ये है तो भर में मत रहें। आपके यहाँ वेलकम है? हम मैं तो शुरू से, हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने शुरू से वेलकम कर रहे हैं कि चाहे ऊंची जाति का हो या सम्मान, निश्चित तौर पर नहीं सम्मान मिलता। अभी एक राज्यसभा गए ना, मनोज झा जी राज्यसभा गए ना, एक बरमासी समाज के राज्यसभा गए कि नहीं गए? तो इसलिए हमारा जो दल है 15 वर्ष पहले हम नहीं जाना चाहते हैं, है ना। लोगों का, हमारे नेता का नियत नीति सिद्धांत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल तय है। अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, उसी संदर्भ में सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी को, एनडीए को वोट बिहार में दलित नहीं देते, यादव नहीं देते, तो 2019 में इतना क्लीन स्वीप, इतना बड़ा आप नहीं कर पाते। आपने कहा कि सवर्ण समाज हमें वोट देता ही है, दलित समाज के वोट के बिना सरकार बना लीजिएगा? दलित समाज का वोट मिलता है मुझे, एनडीए को खूब मिलता है, ठीक है। मांझी जी और सब लोग के लाख विरोध के बावजूद एक सीट नहीं आया आरजेडी को। ये प्रमाणित करता है कि दलित, पिछड़ा, सवर्ण सबका, चूंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो कह लीजिए आप, 15 साल में जितनी आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जितना सिस्टम डेवलप होना चाहिए, 24 घंटा बिजली, सड़क, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री कैसे आता? आप तो इतना पीछे धकेल दिए थे, इतना पीछे धकेल दिए थे, वो लाने में पटरी पर 15 साल लगा। अब देखिए ना कितना इंडस्ट्री आता है, एकदम आएगा। जातिवादिता हो या रूढ़िवादिता, किस्सा मत सुनाइए जी। विक्रम बेताल का किस्सा सुनिए। विक्रम तेजस्वी जी को कहिए कथनी या करनी में अंतर करेंगे तो ये बिहार है, सुनिए, दलित, अरे बिहार का दलित रामविलास पासवान का बंधुआ मजदूर नहीं है। अरे वो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ तेजस्वी के लॉलीपॉप में बिहार की जनता डेवलपमेंट पे नहीं आने वाली। बिहार वो कथनी और करनी में अंतर करते, उनको खुद नहीं पता कि कल क्या करेंगे। आप मुंगेरी लाल का हंसना जैसी सपना मत देखिए, सुनिए। तो 15 साल से देख रहे हैं ना, देख रहे हैं 15 साल से आप रखिए लोकसभा में। चलिए अंतिम एक मिनट सर, आप नो आप जो बोले, लोकसभा का मैं एक मिनट समय मांगूंगा। आज आप कहे कि एनडीए को दलित वोट देती है, तब अरे आप शांत तो रहिए। अरे 22 स्कोप अब आपने 15 साल दिखाया। जिस तरह बच्चा में हम लोग 22 स्कोप दिखाते थे, 4 को भुरकी वाला, कि ये सुनिए ये दिल्ली का कुतुब मीनार है और हावड़ा का पुल है। नहीं एक मिनट, आप जो बोले कि अरे भैया बोलने तो दो, आप बोले कि डेवलपमेंट के नाम पे बोलने का लायक आरजेडी हो ही नहीं सकता। आप कैसे व्यक्ति दलितों का बोलने का अधिकार छीन लिया है? आप हमें बोलने के लिए रोक रहे हैं। आप नहीं दलित, आप नो आपके ऐसे लोग दलितों की आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बहुजन के लोग हैं, हम पगड़ी बांध लिए हैं। इस बार तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सुन लीजिए, और जिस तरह हमारे बड़े दोस्त बोल रहे थे कि दलित वोट रामविलास पासवान की ओर है, एनडीए का वोट देता है। बिहार में जो उपचुनाव हुए, जहानाबाद, अररिया, क्यों नहीं एनडीए जीत गया? अनिल साधु पासवान आ गया है आरजेडी में। पासवान वोट मैच 7% पॉइंट कुछ वोट है, उस खूटा खोट ठाक के देंगे तेजस्वी को। जी, बिहार में जातिगत संघर्ष लगातार जारी है। हमारे स्टूडियो में भी इस जातिगत संघर्ष का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने देख लिया है। देखिए, जब भी हमारे देश में संविधान बना था तो कुछ बातें कही गई थी, उसमें अगर बाबा साहेब की बातों को ध्यान से अगर लोग सुनेंगे, सुना नहीं किसी ने, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था दलित, शोषित, वंचित। शोषित तक तो लोग पहुंचे, वंचित तक कोई नहीं पहुंचा। और उसी वंचित की बात हम दोनों तरफ से सुनना चाह रहे थे। हम जानना चाहते थे कि वो दलित जो आज भी वंचित है, वो आखिर क्यों है? जब प्रावधान संविधान में बना था तो उन तक हक क्यों नहीं पहुंचा? हम ये भी जानना चाहते थे कि वो
जो कि जिन्हें खुद कहा जा सकता था कि वो जंगल के शिकारी थे, आज वो खुद वंचित कैसे हो गए। जब समानता की बात होती है तो दोनों पलड़े पर 5-5 किलो ही रखा गया था, तो कभी लेफ्ट कभी राइट झुक कैसे जाता है। इसी समानता को स्थापित करने के लिए पंचनामा में हमने एक प्रयास किया है। यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों तरफ की शख्सियतों की बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो दोनों का नाम लिखते हुए उनकी बातों से अगर आपने इत्तेफाक रखा, या आपको किसी बात पर अगर विरोध हो या आपको लगता है कि गलत बोला है किसी ने, तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं। दोनों कमेंट बॉक्स में हाजिर रहेंगे और अभी से ये कमेंट बॉक्स में देखते रहेंगे कि क्या आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। निश्चित तौर पर जवाब, निश्चित पक्ष के तो हम पहाड़ हैं। तो दोनों व्यक्ति कमेंट खुद ही देखेंगे और खुद ही जवाब देंगे, इसलिए एकदम कमेंट बॉक्स को रगड़ दीजिए ताकि यूट्यूब, फेसबुक सभी जगहों पर जहां पे आप देख रहे हैं वहां अन्य लोगों तक ये बातें पहुंचे। धन्यवाद।